हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 23 जून और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 23 जून 2020 से टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे जो एग्जाम में आपके पूछे जाने थे, उन 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। वीडियो ध्यान से देखिएगा, डिटेल में समझाई गई है और रिविजन भी कराया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब दिया गया। तो दोस्तों इनको 1998 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। फिर एक वर्ष बाद भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया, यानी 1999 में दिया गया। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। भारत रत्न 1999 में दिया गया था। अगला था, उर्जित पटेल किस नंबर के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। तो वर्तमान में हैं दोस्तों शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के हैं। इससे पहले उर्जित पटेल जी थे जो कि 24वें नंबर के थे। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया था उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की। तो अभी हाल ही में दोस्तों नीति आयोग ने इंडिया में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। ये दोस्तों भारत में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को शुरू करेगा नीति आयोग। इस प्रोजेक्ट के तहत होगा ये कि भारत में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट यानी कि कम कार्बन परिवहन प्रणाली जो होगी उसकी ओर से एक रास्ता तलाशने में काम शुरू किया जाएगा। यानी कि कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा, एक ऐसा फ्रेमवर्क पर वर्क किया जाएगा जिससे CO2 जो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वो कम से कम उत्सर्जित हो सके। क्लियर है। तो नीति आयोग के द्वारा ये शुरू किया गया है। डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू की जाएगी आने वाले दिनों में। अब आया है नीति आयोग, तो हम लोग नीति आयोग से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। नीति आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग लाया गया था। नीति का फुल फॉर्म भी होता है, क्या होता है फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मुख्यालय है इसका दिल्ली में। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, यही पहले अध्यक्ष भी थे और वर्तमान में अध्यक्ष यही हैं। उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। CEO हैं वर्तमान में अमिताभ कांत जी। पूर्णकालिक सदस्य दोस्तों टोटल हो सकते हैं 5 और वहीं पदेन सदस्यों की टोटल संख्या हो सकती है 4। इससे और ज़्यादा डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए नीति आयोग से तो इस पर सेपरेट वीडियो बनी हुई है। आप लोग MZT ऐप ओपन करके ऊपर सर्च कीजिएगा, उसमें सर्च का ऑप्शन लगा हुआ है, वाइज सर्च कीजिएगा नीति आयोग, आपको वीडियो मिल जाएगी, क्विज भी मिल जाएगी इसकी। आप लोग ऐप में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, हाल ही में किस प्रसिद्ध रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। तो अभी हाल ही में दोस्तों पुरी के जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। एक्चुअली में हुआ ये था कि अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ही दोस्तों कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब कुछ शर्तों के साथ रथ यात्रा को मंजूरी दे दी है। उड़ीसा के पुरी में दोस्तों भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है और ये आज से यानी 23 जून से शुरू होगी। ठीक है, 23 जून से ये शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में। ठीक है, तो पुरी जगन्नाथ का मंदिर भाई उड़ीसा में ही है, आपको याद रखना है, इसे पूछा जाता है यहाँ से भी क्वेश्चन। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम ये है उत्तराखंड में और वहीं सोमनाथ मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, ये है गुजरात में। अच्छा, सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ था, 17 बार से ज़्यादा बार आक्रमण किया था किसने? महमूद गजनवी ने। ठीक है, चलिए अब उड़ीसा आया है ये, तो हम लोग उड़ीसा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले दिनों में उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे रिसेंट से पीछे की तरफ चलते हैं। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले 3 दिवसीय राजा पर्व मनाया गया था। राजा पर्व 3 दिवसीय मनाया गया था उड़ीसा में ही। और अभी दोस्तों हॉस्टल्स के लिए इसे ISO सर्टिफिकेट मिला था और हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बन गया था उड़ीसा। अभी उड़ीसा ने दोस्तों वंदे उत्कल जननी को अपना राज्य गान चुना था। उड़ीसा ने ही विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना शुरू की। उड़ीसा ने दोस्तों महामारी नियम तोड़ने वालों पर 2 साल की जेल के लिए एक कानून पारित किया था अपनी विधानसभा में। उड़ीसा के कोणार्क नगर के सौरीकरण के लिए और कोणार्क मंदिर जो है उसके सौरीकरण के लिए केंद्र ने 25 करोड़ रुपए की धनराशि दी थी। और उड़ीसा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा जो है उसमें भरोसा हेल्पलाइन शुरू की गई केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। तो इतने पॉइंट को आपको उड़ीसा से याद रखना है जो कि पिछले दिनों में आए हुए थे।
ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आप लोग अगर वीडियो को लाइक करते हो तो दोस्तों हमें भी अच्छा लगता है, हमें पता चलता है कि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ ये आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हो रही है। इतने ज़्यादा कंटेंट, इतने ज़्यादा मटेरियल्स दोस्तों आपके लिए इकट्ठा किया जाता है, इंटरनेट से बार बार क्रॉस चेक करके इकट्ठा किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और उस मेहनत को आप लोग एक लाइक से मनोबल बढ़ा सकते हैं हमारा। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करो और अगर टाइम मिले तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। आप लोग दिन भर में कई चीज़ें शेयर करते होंगे, सुबह में एक बार वीडियो भी शेयर कर दिया करो। वीडियो को अपने 5 से 10 दोस्तों के पास तो ज़रूर ही शेयर कर दिया करो कम से कम। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, MJT एजुकेशन 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लेना। कल ही उस पर वीकली करंट अफेयर अपलोड हुआ है, वीकली करंट अफेयर की सीरीज उस पर स्टार्ट की गई है। जून मंथ के फर्स्ट वीक की अपलोड हो चुकी है, सेकेंड वीक की आज अपलोड होगी और ऐसे ऐसे वीकली करंट अफेयर वहाँ पर कंप्लीट होगा। फिर धीरे धीरे आने वाले दिनों में और भी स्टैटिक जीके और स्पेशल जीके या फिर अगर हो सकेगा तो साइंस की सीरीज उस पर स्टार्ट की जाएगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत कौन बनाए गए? तो जिम्बाब्वे में दोस्तों भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं विजय खंडूजा। कौन? विजय खंडूजा। ये आए हैं आर मस्कुई के स्थान पर। इससे पहले आर मस्कुई थे जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत। विजय खंडूजा कौन है? ये वर्तमान में दोस्तों विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत थे और अभी बना दिए गए हैं जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत। अब ये तो है दोस्तों एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर से रिलेटेड क्वेश्चंस, हम लोग रिवाइज करेंगे पिछले दिनों में जो भी नियुक्तियां हुई हैं। अभी दोस्तों संतोष झा जी को बनाया गया बेल्जियम में भारत का राजदूत। रवीश कुमार जो आपको सी ऑप्शन में दिख रहे हैं, इनको फिनलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया था। गायत्री कुमार जो दिख रही हैं, इनको ब्रिटेन में दोस्तों हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है भारत का। ठीक है, शंभू एस कुमारन जो हैं, इनको फिलीपींस में नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। मोनिका मेहता जी को अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड में नियुक्त किया गया है। ये तो थे कुछ हाल फिलहाल के जो अभी नियुक्तियां हुई हैं। इससे और ज़्यादा डिटेल वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। मैंने आपसे जैसे कि वादा किया था कि जैसे ही ये नियुक्तियां होना स्टॉप हो जाएंगी, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं लगातार राजदूत और हाई कमिश्नर से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे ही इन नियुक्तियों का सिलसिला थमता है पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 पहले आ चुका है। पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या अंतर होते हैं, क्यों नियुक्तियां होती हैं, ठीक है, कौन कौन नियुक्त किए जाते हैं, किस लेवल के ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने जनवरी से अभी तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं राजदूत और उच्चायुक्त की, उसको जान लिया है। पार्ट 2 में अभी हाल फिलहाल के जो नियुक्त हुए हैं उनको जानेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए पैनल का गठन किया? तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने दोस्तों एक पैनल का गठन किया है जिससे प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित किया जा सके। क्लियर है? तो इस जॉब प्लेटफॉर्म के तहत होगा ये कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको उनकी भाषा के अकॉर्डिंग या उनके स्थान के अकॉर्डिंग, यानी कि जहाँ के वो निवासी हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पर उनको जॉब दिलाया जाएगा। ठीक है, तो नीति आयोग ने इसके लिए एक पैनल का गठन किया है। अब इस पैनल में दोस्तों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेक महिंद्रा जैसी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी जो कंपनियां हैं उसके शीर्ष अधिकारी इसमें शामिल हैं, जिससे बेहतर तरीके से नियुक्तियां हो सके, लोगों को जॉब मिल सके। चलिए, नीति आयोग के बारे में हम लोग जान ही लिए हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है, ITF मेंस खिलाड़ी पैनल में भारत के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में ITF मेंस खिलाड़ी पैनल में भारत के दोस्तों निकी पुनाचा को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में दोस्तों ITF ने ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए सेलेक्ट किए गए प्लेयर्स की लिस्ट निकाली है। अब इस जो सिलेक्टेड प्लेयर की लिस्ट है इसमें भारत के निकी पुनाचा को शामिल किया गया है। तो ये लिस्ट जारी की है ITF ने, ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने। तो इसमें भारत के निकी पुनाचा को शामिल किया गया है। अच्छा, ये जो पैनल होगा, ये जो ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल है, इसमें मेंस पैनल की अध्यक्षता करेंगे मार्क वुडफोर्ड और वीमेंस पैनल की अध्यक्षता करेंगी मैरी पियर्स। तो इन दोनों का भी नाम आपको याद रखना है। क्लियर है? निकी पुनाचा के बारे में बात करें तो ये भारत के स्टार टेनिस प्लेयर हैं। ये भारत के किस स्टेट के हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हैं दोस्तों तमिलनाडु के। किस स्टेट के? तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में डॉक्टर सेथुरमन पंचनाथन जी को
अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में अमेरिकी सीनेट के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई। वर्तमान में दोस्तों ये एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में नॉलेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लीडर हैं। इनको लीड करते हैं, अध्यक्षता करते हैं नॉलेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट में। ठीक है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी साइंटिस्ट हैं, इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर सेथुरमन पंचनाथन। अगला है फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों फोर्ब्स ने रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट निकाली है, इसमें मुकेश अंबानी को 9वां स्थान मिला है। अभी मैंने आपको बताया ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें भी मुकेश अंबानी को 9वां स्थान मिला था। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में मुकेश अंबानी 9वें स्थान पे हैं, जो कि एशिया के एकमात्र व्यक्ति हैं टॉप 10 में शामिल होने वाले। 9वें स्थान पर हैं और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं ही, तो एशिया के ये एकमात्र व्यक्ति बन गए हैं टॉप 10 में शामिल होने वाले भी। अभी आपको पता होगा दोस्तों, मैंने पिछला जो बताया था, जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब मैंने जब बताया था तो कई पॉइंट बताए थे। मैंने बताया था जियो प्लेटफॉर्म में दोस्तों 58 डेज़ में 1.6 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है जियो प्लेटफॉर्म में, रिलायंस जियो में, इसको याद रखना है। दूसरा पॉइंट बताया गया था आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 150 बिलियन डॉलर से अधिक का मार्केट कैप वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बन गई है और पहली भारतीय कंपनी बन गई। और मैंने आपको बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने आप को कर्ज मुक्त घोषित कर दिया है। 2021 का टारगेट था इनका, लेकिन 2020 में ही इन्होंने अपने आप को कर्ज मुक्त घोषित कर दिया है अपनी कंपनी को। क्लियर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। अब ये है दोस्तों फोर्ब्स की लिस्ट। अभी फोर्ब्स ने 2 लिस्ट जारी की थी, एक तो एथलीट की लिस्ट जारी की थी और एक विमेंस एथलीट की लिस्ट जारी की थी। रोजर फेडरर 106.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ टॉप पर थे, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने थे और पहले टेनिस खिलाड़ी बने थे। इसमें विराट कोहली थे 66वें स्थान पर। ठीक है, उसके बाद नाओमी ओसाका महिला एथलीट बनी थी, इस बार इन्होंने सेरेना विलियम्स को पीछे किया है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगर विमेंस एथलीट पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली विमेंस एथलीट हैं नाओमी ओसाका। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है 21 जून को मनाए गए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई थी। तो दोस्तों वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की थीम रखी गई थी इस बार हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। 21 जून को दोस्तों अभी हाल ही में ये भी मनाया गया वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। हाइड्रोग्राफी क्या होता है? तो दोस्तों हाइड्रोग्राफी एक ऐसा अध्ययन होता है जिसमें दोस्तों महासागर हुआ, सागर हुआ, झील हुआ, नदियाँ, समुद्र हुआ या तट से रिलेटेड कोस्टल एरिया हुआ, इससे रिलेटेड अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सागरों, महासागरों, झीलों, नदियों, समुद्रों के अध्ययन को ही कहा जाता है हाइड्रोग्राफी। तो इसके महत्व के बारे में बताने के लिए ये मनाया जाता है 21 जून को। देखिए दोस्तों 21 जून को 3 इंपॉर्टेंट डे हो गया। एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है वो है इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी थीम रखी गई थी इस बार योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। दूसरा जो 21 जून को इंपॉर्टेंट डे मनाया गया वो मनाया गया वर्ल्ड म्यूजिक डे, विश्व संगीत दिवस। इसको याद रखना आपको, इसकी थीम इस बार नहीं थी कोई। ठीक है, 20 जून को दोस्तों मनाया गया था अभी हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, जिसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। ओके, और 21 जून को मनाया गया विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। तो याद रखना है ये सब चीज़ें, और डे और थीम से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको कल ही रिवाइज कराया था। तो आज हम लोग आगे देखते हैं। 19 जून 2020 को भारत ने FATF की कौन सी मीटिंग में हिस्सा लिया? तो अभी हाल ही में भारत ने FATF की 32वीं मीटिंग में हिस्सा लिया। ये मीटिंग थी दोस्तों EAG की। ठीक है, EAG की ये बैठक थी, इसमें भारत ने हिस्सा लिया है। EAG यानी यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, यानी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर विशेष यूरेशियन समूह की ये 32वीं बैठक थी। इस बैठक में दोस्तों EAG के जितने भी समूह के सदस्य हैं, EAG में 9 सदस्य हैं, 9 सदस्यों का जो भी ग्रुप है EAG, उनका ये बैठक हुआ था। ठीक है, अब ये 9 सदस्य देश कौन कौन हैं? ये 9 सदस्य हैं दोस्तों भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। फिर से बोल दे रहा हूँ, भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। अब ये हो गया EAG के बारे में नॉलेज। FATF क्या होता है?
FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों पेरिस में। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, 1989 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में जियांग मिन लियो। कौन है? जियांग मिन लियो। अगला है पद्मश्री से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। ये थी एक। तो विद्याबेन शाह जी दोस्तों एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये दोस्तों बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पद्मश्री का अवार्ड भी पाई हुई थी। कब पाई थी? इन्हें 1992 में 1992 में दिया गया था पद्मश्री का अवार्ड बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए। इन्होंने दोस्तों 1940 में 1940 में ही राजकोट में पहला बाल भवन बनाया था और 1970 के दशक में ये दिल्ली नगर पालिका परिषद की प्रमुख बनने वाली पहली नॉन गवर्नमेंटल ऑफिसर बनी थी, पहली गैर सरकारी अधिकारी बनी थी ये विद्याबेन शाह, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों इसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। आज बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है बैंकिंग से रिलेटेड। तो बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो आज आएगी इसी चैनल पर, आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा तो दोस्तों चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से ओला कैब के संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है एशियाई विकास बैंक ने 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया है? कितना सिकुड़ने का अनुमान लगाया है, यानी कितना कम होने का अनुमान लगाया है? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। अब आप वीडियो देख लिए हो तो दोस्तों जाओ इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MZT ऐप पर। ऐप पर दोस्तों आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, तो आप लोग ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। क्विज सॉल्व करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, तो आप लोग क्विज जरूर सॉल्व किया कीजिए। अब बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। वो टॉप 15 लोग कौन कौन से हैं? तो वे टॉप 15 लोग हैं दोस्तों अनंत मांझी, भावना जोशी, श्याम शेर कुमार, नेहा जायसवाल, सबीर आलम, रविशंकर, मोहम्मद जारिफ, मनु पांडे, हर्ष सोनी, शुभम यादव, वंदना अग्रवाल, ज्योति पचौरी, सुरभि गुप्ता, शांति प्रिया, स्वर्णेश्वर कुमार। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।